तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम को। अब बहुत लोग तो सुन के ही शौक हो जाते हैं, यार प्लांट किंगडम में बहुत टफ होगा, कंप्लीट कैसे करेंगे, नीट में अच्छा मार्क्स कैसे लाएंगे, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते होंगे। पर मैं बताऊं, बहुत इजी है प्लांट किंगडम। जी हाँ, इतना इजी है कि आपको 2 घंटा भी नहीं लगेगा और आप पूरा प्लांट किंगडम को कवर कर लोगे। वो भी ऐसा कवर करोगे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना तो आप तुरंत बताओगे और कहीं भी कोई डाउट भी नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा चाहना है मतलब कि मैं कंप्लीट कर लूँ, तो उसके लिए आपको मेरे बनाए गए लेक्चर्स देखने होंगे। और हाँ, हमारा लेक्चर्स कैसा होता है, एनिमेटेड होता है जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन अगर कोई नया हमारे चैनल से विजिट कर रहा है तो उन्हें नहीं पता होगा, तो उससे पहले के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और पहले के लेक्चर जैसे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखो, उसके बाद हमने एनाटॉमी भी कवर किया था, उसको देखना पड़ेगा, और मॉर्फोलॉजी को भी। ऐसा इसलिए देखना पड़ेगा लेक्चर क्योंकि वो तीनों चैप्टर से ही यहाँ पर कुछ कुछ लिंकेज है जो कि आपको प्लांट किंगडम में पढ़ना पड़ता है। और प्लांट किंगडम आप तभी अच्छे से पढ़ सकते हो जब आपको ये तीनों चैप्टर के बारे में नॉलेज हो, मतलब प्लांट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट। और ये किंगडम हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज तो होना ही चाहिए। हाँ, तो नॉलेज लेकर के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पहले आप ये चैप्टर्स को देख लो, उसके बाद ही ये चैप्टर को कवर करो तो बहुत ईजी लगेगा। खैर, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे नहीं सर मुझे पास उतना टाइम नहीं है, मैं अभी ही कवर करना चाहता हूँ। तो ठीक है, वैसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर अगर आप देखना ही चाहते हो अच्छे से तो पहले मैं बोलूँगा कि आप उसको देख लो। ओके, खैर बहुत पका दिया ना आप लोग को, कोई बात नहीं, अब नहीं पकाऊँगा। टॉपिक डालते हैं अपना सबसे पहला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करो तो हम जब बचपन में पढ़ते आए होंगे साइंस में, तो उस टाइम हमें पढ़ते थे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद पढ़ा 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब पढ़ेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और हम सबको पता है कौन कौन से किंगडम होते हैं, तो होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांटाई। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांटाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम ही है प्लांट किंगडम, राइट। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इस प्लांट किंगडम में, उस टॉपिक का नाम है प्लांट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या टॉपिक है, प्लांट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 पार्ट में बांटा गया है, एक है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल, दूसरा होता है फाइलोजेनेटिक। अब तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो देखो। जो आर्टिफिशियल था इसको दिया था लिनियस ने, किसने दिया था, लिनियस ने। और ये जो आर्टिफिशियल था ये बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उस कैरेक्टर को कहते हैं कि जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में आ जाए। और दूसरी बात, ये जो क्लासिफिकेशन था वो नंबर ऑफ एंड्रोशियम पर बेस्ड था। एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है। चाहे आप प्लांट एनाटॉमी देख लो, या फिर मॉर्फोलॉजी देख लो, या फिर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देख लो, उसमें हमने डिटेल में इसके लिए बातें की हैं। तो यार इसीलिए कहा था देख लेना है एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो उसी तरह अगर बात करें नेचुरल की, तो इसको दिया था बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया है, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टर। और ये बाप रे, मैं बहुत सारे कैरेक्टर पे बेस्ड है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। तो तीसरा पॉइंट कहा है इस सेक्सुअली कैरेक्टर आर ग्रेटर देन वेजिटेटिव कैरेक्टर। देखो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। सेक्सुअली कैरेक्टर उस कैरेक्टर को कहते हैं जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में आ जाए। वेजिटेटिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होगा जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में नहीं आ जा सकता है। अब जैसे कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या आएगा, जो जिसके जेनेटिक में जो चेंजेस आएगी। अब दिमाग लगाओ कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में क्या क्या आ सकता है। तो हो सकता है कुछ डिजीज़ हो तो वो भी आ सकता है, हो सकता है उनके जीन का जो आई का कलर होगा वो थोड़ा ब्राउनिश होगा तो उसके बेबी में हो सकता है। और क्या नहीं आ सकता, तो देखो यार, हो सकता है उनके जो फादर होंगे वो बहुत हेल्दी होंगे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी हेल्दी होगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। ओके, ठीक है। लास्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर हमें क्या मिलेगा पता है, बताता हूँ। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, मतलब पहले के टाइम पे एवोल्यूशन कैसे हुआ था, और हमारे एंसेस्टर के बारे में जान पहचान कराया जाता है। एंसेस्टर मतलब समझते हो, हमारे पूर्वज, तो किस तरह उनका लाइफस्टाइल हुआ करता था, ये सब कुछ नॉलेज जो है इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर दिया जाता है। तीनों सिस्टम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल्स याद रख लो, कंप्यूटर्स, नंबर्स और कोड्स। देखो यार, इसका ट्रिक मैंने बनाया है। कंप्यूटर में अपन क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, नंबर के थ्रू करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। एक होता है साइटोटॉक्सिनोमी। साइटोटॉक्सिनोमी के अंदर हमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना रहता है, जैसे कि क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, स्ट्रेंथ कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, एक्सेट्रा।
एक होता है कैमोटैक्सोनॉमी। कैमोटैक्सोनॉमी कहता है इट इज़ यूज्ड इन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट। इसका काम ही कहाँ पर होगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट को इकट्ठा करना और उसका चेक करना कि कौन हमारे लिए सही है कौन गलत है। ये सब केमो का मतलब ही समझ आता होगा, केमिकल है, राइट। चलो इतना कुछ तो नॉलेज है मतलब, ठीक है ना। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है पता है? नहीं पता? अभी बताता हूँ। अभी से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। अब क्या होगा सर इसके अंदर, देखो बताता हूँ। यहाँ से आप याद करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी अब बढ़ेगी, राइट। चलो ठीक है, लेकिन जो समझ गया ना उसको कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा यहाँ पर, ओके ठीक है। देखो अगर हम बात करें हमारे क्रोमोजोम की तो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये क्रोमोजोम आगे जाके क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। हमने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था उस टाइम भी हमने जिक्र किया है, जेनेटिक्स में भी देखा है और रिप्रोडक्शन में भी देखा था। नहीं ये देखे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नोट्स भी अवेलेबल है, जाके देख लेना। और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जाके देखिए लो, क्या ही जाता है। अगर हम बात करें जो गैमेट होता है वो दोनों के लिए अलग होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। देखो मैं मेल और फीमेल इसलिए कह रहा हूँ अभी क्योंकि अगर आपको ये समझाना है ना तो मैं डायरेक्ट प्लांट में समझाऊंगा तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने ह्यूमन बींग को लिया है, ओके। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हम इसी को पढ़ के छोड़ देंगे, नहीं, इसको मैं कोरिलेट करके आपको प्लांट किंगडम की सच्चाई बताऊंगा, ओके। अभी जो बोल रहा हूँ बस वो समझो। तो जो गैमेट है वो मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होगा, बिल्कुल। दोनों जब फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। वो भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। बाद में डिवीजन होता है, अलग की बात है। क्लियर है? ये प्रोसेस आपको पता है क्या? बिल्कुल। तो ये तो थी हमारे अंदर। अब हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर कैसे होता है। देखो जाइगोट है, ओके। उस जाइगोट ने कर ली म्यूसिस डिवीजन। तो अगर वो जाइगोट म्यूसिस डिवीजन करता है तो वो जाइगोट से डायरेक्टली प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई रिपीट, अगर कोई जाइगोट अगर म्यूसिस डिवीजन करता है तो वो जाइगोट से डायरेक्टली प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है थैलेमस। अब थैलेमस किस में होता है? तो एल्गी में होता है। किस में होता है? एल्गी में होता है। चलो एक चीज़ तो समझ गए सर, एल्गी इसके अंदर देखने वाले हैं। अगर हम बात करें जो जाइगोट है उसके अंदर अगर म्यूसिस ना हो करके माइटोसिस डिवीजन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो जाइगोट होगा वो पहले इम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा और उस इम्ब्रियो से फिर वो प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्ब्रियोफाइटा। अब लॉजिक समझो, जहाँ पर इम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं था हमने कहा उसको थाइलोफाइटा, वहाँ पर थैलेमस था। जिस कंडीशन में इम्ब्रियो प्रेजेंट है हमने कहा उसको इम्ब्रियोफाइटा, और इसके अंदर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो देखो यार, मज़े मज़े में हमने ये भी सीख लिया कि एल्गी के अंदर थैलेमस प्रेजेंट होता है और इम्ब्रियोफाइटा के अंदर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह लॉजिक लगाते लगाते हम चलेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझते चलो। देखो एक्चुअली होता क्या है, जो गैमेटोफाइट होते हैं उसका काम क्या है, वो गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। और गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होता है। तो जो गैमेटोफाइट का जो प्रोसेस होता है वो भी हैप्लॉइड में ही होता है। मतलब वो गैमेटोफाइट जो है वो एक्चुअली करेगा क्या, गैमेट में कन्वर्ट करना है। तो गैमेट में कन्वर्ट कर रहा है, इट मीन्स वो गैमेट तो हो गया हैप्लॉइड, पर वो तोड़ के बना रहा है। तो जो तोड़ रहा है वो तो डिप्लॉइड होगा ना। बिल्कुल, जिस तरह क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम से गैमेट बनता है तो क्रोमोजोम हो जाते हैं डिप्लॉइड, और ये जो गैमेट बनता है वो हो जाते हैं हैप्लॉइड। क्लियर है डाउट? चलो ठीक है। अब मान लेते हैं ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है, तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट्स को फॉर्म करेगा। देखो यार, अब यहाँ जाइगोट वर्ड जल्दी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि एनसीईआरटी जो है प्लांट के लिए वो स्पोरोफाइट यूज करता है। क्या यूज करता है? स्पोरोफाइट यूज करता है। स्पोरोफाइट जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, और इसके अंदर जब म्यूसिस डिवीजन होती है तो ही वो स्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हो जाते हैं हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड जो है स्पोर्स है वो फिर से जाएंगे गैमेटोफाइट के पास और फिर से गैमेट बनेगा, गैमेट से फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब कि ये प्रोसेस फिर से रोटेट करता रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए कि सर ये स्पोरोफाइट है, इसने म्यूसिस डिवीजन क्यों किया, और किया तो ये स्पोर में कैसे कन्वर्ट हो गए। अगर आपने सेल डिवीजन और सेल साइकिल देखा है तो हमने वहाँ एक बात कही थी कि म्यूसिस जो होता है उसका काम ही है प्लॉइडी लेवल को चेंज कर देना। मतलब कोई डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देगा,
और हमने माइटोसिस डिवीजन में ये कहा था कि अगर माइटोसिस डिवीजन होता है तो कोई अगर डिप्लॉइड सेल है तो वो 2 डिप्लॉइड सेल में ही तोड़ेगा, कहा था। तो बिल्कुल इसी तरह स्पोरोफाइट यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड था, उसने म्यूसिस डिवीजन किया, स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्पोर्स को लेकर के गैमेटोफाइट करेगा, वो स्पोर्स से फिर वो गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। इसीलिए हमने कहा ये जो गैमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। और नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार फिर से देख लो यार, कितनी बार मैं रिपीट करूँगा। ओके, नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। देखो लाइफ साइकिल्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये हर 2 साल के छोड़ के बीच आ ही रहा है। ओके, जैसे कि अभी 2023 में आया था, 2021 में भी देखा गया है, 2017 में भी देखा गया। तो एक्चुअली देखो तो यार एनटीए का भी कोई भरोसा नहीं होता, तो आप हमेशा याद रखना कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर ही लो। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहला बात करते हैं एल्गी की। एल्गी का जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। अब देखो इसको याद नहीं करना है, आपको समझना है लॉजिक को। अभी जो हमने ये साइकिल देखा ना, गैमेटोफाइट से गैमेट बना, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्पोर्सोफाइट बने, फिर स्पोर्स बने, ये जो साइकिल देखा ना, ये किसी और का नहीं, ये एल्गी का ही लाइफ साइकिल है। जी हाँ, ये एल्गी का लाइफ साइकिल है ब्रो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझना है, गैमेटोफाइट कैसे हैं, हैप्लॉइड है। गैमेट कैसा था, हैप्लॉइड था। फर्टिलाइजेशन करके जो स्पोरोफाइट बने वो कैसे थे, डिप्लॉइड थे। स्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड थे। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर हमें 3 हैप्लॉइड देखने को मिला और 1 डिप्लॉइड देखने को मिला। तो ज़्यादातर संख्या किसकी है, हैप्लॉइड की। तो हम उस कंडीशन को कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, तो ये एक्चुअली होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब कि आधा का आधा जो होगा वो हैप्लॉइड होगा और आधा डिप्लॉइड आता होगा। मतलब कि यहाँ पर जिस तरह हमें देखने को मिल रहा है ना कि यार 3 हैप्लॉइड थे, 1 डिप्लॉइड था, तो हो सकता है उसके अंदर हमें देखने को मिले 4 हैप्लॉइड होंगे और 4 डिप्लॉइड होंगे, तो दोनों सेम होंगे, तो इसीलिए कहेंगे उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसका शॉर्ट में याद रखो HD। ओके, हाँ यार HD में बहुत कुछ होता है, अलग की बात है, ठीक है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है ये डिप्लॉन्टिक होता है। मतलब कि समझ गया ना, इस बार क्या होगा कि डिप्लॉइड की संख्या ज़्यादा होगी हैप्लॉइड से। तो देखो यार, लॉजिक को समझ लिया, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर है। अब यही नहीं, आगे भी सुनो, आगे भी लॉजिक लगाना है, बस कुछ भी नहीं है। देखो मेन प्लांट बॉडी मैंने लिखा है। मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो जो एल्गी होता है, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी कौन होता है, गैमेटोफाइट होते हैं। अब गैमेटोफाइट क्यों होते हैं सर, हमने क्या कहा, हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक है तो कहने का मतलब है कि वो गैमेटोफाइट होगा। हैप्लॉन्टिक है तो गैमेटोफाइट, और डिप्लॉन्टिक है तो स्पोरोफाइट। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो उसका मेन प्लांट बॉडी होगा गैमेटोफाइट, और अगर कोई डिप्लॉन्टिक है तो उसका जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो उसका मेन प्लांट बॉडी हो जाएगा स्पोरोफाइट। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। एल्गी की बात कर लें, एल्गी जो होता है वो कैसा लाइफ साइकिल कर रहा था, हैप्लॉन्टिक कर रहा था, तो इसका मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया लॉजिक, बहुत बढ़िया। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये कैसा था, डिप्लॉन्टिक था, ये कैसा हो जाएगा, स्पोरोफाइट इसके मेन प्लांट बॉडी होंगे। एंजियोस्पर्म का भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो जाएगा। अब मज़ेदार बात बताने वाला हूँ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। हमने कहा यार ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट जो होते हैं उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। मतलब कि क्या, कि दोनों की संख्या बराबर होगी, कहा था ना, ठीक है। पर इस जगह पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं अपने एग्जाम्पल को लेकर के, और इस जगह पे आपको समझना है कि ब्रायोफाइट जो होगा, ब्रायोफाइट जो होंगे उसका मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो गैमेटोफाइट होगा, और जो टेरिडोफाइट होंगे उसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा। अब देखो सर इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। देखो यार अपने हिसाब से अपना ट्रिक बनाते हैं अपन, है ना। तो इस टाइम ट्रिक लगाना है कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक था, मतलब कि एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड, एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड हो गया ब्रायोफाइट, डिप्लॉइड हो गया टेरिडोफाइट। तो हैप्लॉइड है तो मतलब कि क्या, गैमेटोफाइट, और डिप्लॉइड है तो कहने का मतलब है कि हमारा जो टेरिडोफाइट होगा उसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो जाएगा। तो अपने अपने हिसाब से ट्रिक बनाना है ताकि आप अच्छा कर सको एग्ज़ाम में। मेरा मोटो तो बस ये है कि आप ट्रिक बनाओ, पर हाँ ट्रिक को याद भी रखना है। ओके, इसलिए मैंने ट्रिक बुक बताया है, और भी कुछ भी नहीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक ही नहीं, आगे भी सुनते चलना है, आगे भी पूरा इसी तरह
लिंकेज है, ओके, और कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ हमको याद रखना है, लाइफ साइकिल। उसके बेसिस पे अपन ने देखो अभी तक क्या क्या कर लिया, कौन हैप्लोइड होता है कौन डिप्लॉइड होता है वो देखा, मेन प्लांट बॉडी भी कवर कर लिया। अब हमने ये जो ट्री बताया ना ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट वाला, उसमें बहुत से को दिक्कत आ रही होगी कि सर वो गैमेटोफाइट हो गया और ये स्पोरोफाइट ऐसा कैसे हो गया। एक्चुअली होता ये है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो स्पोरोफाइट्स हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे, तो उससे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो गैमेटोफाइट लिखे या फिर स्पोरोफाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइट की कहानी कुछ अलग है। वो कहता है इसके जो स्पोरोफाइट्स होंगे वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो जाता है, और ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट लिखो या ब्रायो या फिर स्पोरोफाइट्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो ठीक है, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट डालो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एल्गी में कौन करवाता है? तो करवाएगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्यों सर? क्योंकि ये हैप्लोएंटिक है, इसका हैप्लोइड साइकिल है, तो सिंपल सी बात है, हैप्लोइड कौन होता है? गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट कर लेंगे। उसी तरह बात करो ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में इसका मेन प्लांट बॉडी कौन था? गैमेटोफाइट थे, तो यहाँ पर भी गैमेटोफाइट ही फोटोसिंथेसिस को करवाएंगे। जिम्नोस्पर्म की बात करो तो वहाँ पर उसका मेन प्लांट बॉडी कौन सा था? स्पोरोफाइट है, तो यहाँ भी स्पोरोफाइट होगा। एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट होगा क्योंकि उसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट था। लिंक हो गया ना? बहुत बढ़िया। टेरिडोफाइट की बात करो तो इस कंडीशन में यहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों वर्क करते हैं। वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने पहले बता दिया, इसके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो टोटली गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसमें दोनों वर्क करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम। क्लियर है? तो देखो यार, इतना इजी ट्रिक से बता रहा हूँ तो क्लियर तो होना ही चाहिए। अब जो जो स्टार्टिंग में मेरा लेक्चर छोड़ के चले गए होंगे ना, वो पछताते होंगे, राइट? हाँ, पछताना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्होंने गलती तो की है बॉस। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो ये जो है ना मॉडिफिकेशन होता गया है। एक्चुअली देखो, पहले एल्गी आया, उससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया ब्रायोफाइट्स का, उससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया टेरिडोफाइट्स का, उससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन जिम्नोस्पर्म में, और सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन एंजियोस्पर्म में। क्या क्या मॉडिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। तो एल्गी की बात करें तो ये इसके अंदर थैलस होता है, थैलमस होता है, हमने पहले बात किया था। क्यों? क्योंकि ये थैलोफाइटा है। बहुत बढ़िया सर, याद है हमें। तो थैलस होता है ना, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर ना ही रूट होता है, ना ही स्टीम होता है, और ना ही लीफ होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स जो होता है इसके अंदर भी एक्चुअली थैलस होता है, पर इसमें जो रूट होंगे, जो स्टीम होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उसका लाइक स्ट्रक्चर मतलब प्रेजेंट होता है। मतलब थोड़े थोड़े ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें रूट भी है, स्टीम भी है और लीव्स भी है, इसीलिए हम ये बोल नहीं सकते कि प्योर थैलस है। ओके, इसलिए ये किसके अंदर आता है? एम्ब्रियोफाइटा के अंदर आता था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की, तो इसके अंदर ट्रू रूट होंगे, ट्रू स्टीम होगा, ट्रू लिप्स भी प्रेजेंट होंगे। तो देख लिया मॉडिफिकेशन, एल्गी में ना तो रूट थे, ना ही स्टीम था, ना ही लीफ था। ब्रायोफाइट्स में उसके जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डेवलप होने लगता है। और तो और जब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ट्रू रूट होंगे, ट्रू स्टीम होंगे, ट्रू लीव्स होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सर यहाँ से क्या समझाना चाहते हो? यहाँ से मैं ये समझाऊंगा कि कौन मूवमेंट करेगा और कौन मूवमेंट नहीं करेगा। कैसा मूवमेंट सर? बताता हूँ। देखो, ये जो एल्गी है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए ना वाटर चाहिए ही होता है। बिना वाटर के प्रेजेंस में ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। मतलब कि ये तो बात क्लियर है कि ये तीनों के तीनों ज़्यादातर वाटर एरिया में प्रेजेंट होंगे। राइट? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, वाटर एरिया में प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये मूवमेंट भी करते हैं, मतलब ये हिलते डुलते रहते हैं। अब आपने कभी ऐसा ट्री देखा है जो हिलता डुलता हो? मतलब आज यहाँ है तो कल कहीं और चला जाए, ऐसा देखा है क्या? इधर तो नहीं दिखेगा बॉस। उसको देखना है तो आपको कहीं भी आप नदी चले जाओ या फिर समुद्र चले जाओ, वहाँ पर ये एल्गी प्रेजेंट होता है। आप वहाँ देख सकते हो कि एल्गी जो होते हैं ना वो हिलते डुलते रहते हैं। पानी जब प्रेशर से आएगा तो सिंपल सी बात है, उसको वो तो हिलेगा ही ना, मूवमेंट तो करेगा ही। तो मूवमेंट करवाता कौन है? फ्लैजिलिया। जी हाँ, वही फ्लैजिलिया जब हमने सेल बायोलॉजी में देखा था, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो बना किसका होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। बहुत बढ़िया। अगर आपको वो चीज़ याद है ना, तब कभी नहीं भूलोगे। चलो ठीक है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की,
तो इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए कोई भी वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, ये बिना वाटर के भी ये फर्टिलाइज कर जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका रूट फिक्स्ड होता है, ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसका नॉन मोटाइल गैमेट होता है, फ्लैजिलिया एब्सेंट होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसी का मैंने पूरा समरी निकाल कर आपके सामने रखा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो किस में बना था? ब्रायोफाइट्स में बने थे। फर्स्ट टाइम वैस्कुलेचर किस में हुआ था? वो हुआ था टेरिडोफाइट्स में। फर्स्ट टाइम सीड किस में फॉर्म होता है? तो जिम्नोस्पर्म में। फर्स्ट टाइम फ्रूट किस में डेवलप होता है? तो एंजियोस्पर्म में। अब मज़ेदार बात यह है कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर सीड भी होता है और फ्रूट भी प्रेजेंट होता है। अब जाहिर सी बात है यार, फ्रूट होता है तो फ्रूट के अंदर ही तो सीड होते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है सीड खा रहे हैं सर उसके अंदर फ्रूट निकलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ब्रो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक लेक्चर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? आगे भी लगेगा, आगे भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को। किसके? तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखेंगे। जैसा कि मैं बात करूं तो एल्गी है, इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथेरेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ओगोनियम। ये तो आपको पता होगा एक्चुअली। दूसरी बात है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ये भी होता है एंथेरेडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। टेरिडोफाइट की बात करें तो इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथेरेडियम, फीमेल सेक्स और होता है आर्किगोनियम। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है पॉलन ग्रेन और इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड्रोशियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है गाइनोशियम। अब देखो, बोलोगे सर ये तो ठीक है, याद तो कर लेंगे, पर डिफ़िकल्ट होगी हमें क्योंकि हम भूल भी तो जाएंगे ना, इतना कुछ कैसे याद रख सकते हैं? तो वेट यार, बताता हूँ कैसे याद रखना है। इसका ट्रिक याद रखो, ए जब भी आता है, ठीक है, ए जब भी आ रहा है तो देखना 3 टाइम लगातार आएगा। जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। एल्गी में देखो एंथेरेडियम था, मतलब ए है, तो तीनों में देखो लगातार ए है या नहीं? एंथेरेडियम एंथेरेडियम एंथेरेडियम। क्लियर है? उसी तरह बात करो यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन में, तो यहाँ आर्किगोनियम 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 3 बार हैं। किस में? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में। तो ये दोनों तो मेल और फीमेल तो एक्चुअली ऐसे याद हो जाएगा, बाकी 1-2 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और एंजियोस्पर्म इतना बार हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो उसमें तो याद ही हो चुका होगा कि एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है। हाँ यार, ये तो याद होना ही चाहिए था एक्चुअली। अगर आप हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो अलग बात है, पर अगर दूसरी बार देख रहे हो, तीसरी बार देख रहे हो, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या करता है? देखो यार, एल्गी जो होता है ना, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। मतलब कि ये सर कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करता होगा, तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करता है, तभी तो इसके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। ग्रीन कलर का होता है कि नहीं होता? तो बिल्कुल, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस तो होता ही रहता है। तो चलो, एक चीज़ और सीख लिया हमने। तो एल्गी की बात करें तो ये जो होता है यूनिसेलुलर होता है, ये कॉलोनिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, फिलामेंटस के फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि एल्गी जो होते हैं ये फंगी के साथ जब एसोसिएट करते हैं तो लाइकेन को फॉर्म करते हैं, और लाइकेन जो होता है वो स्टोन को ब्रेक करने का काम करता है। वो जैसे ही लाइकेन स्टोन पे पड़ता है तो उसको स्टोन को तोड़ देगा, तोड़ने के बाद उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देगा। उस सॉइल से फिर मॉइस्चर होती है, तो मॉइस्चर होने के बाद अगर वहाँ पर कोई सीड आ जाता है तो सीड को तोड़ देगा, उसके थ्रू डोरमेंसी ऑफ सीड होती है, और सीड को डोरमेंट करने के बाद उससे फिर प्ल्यूमुल अराइज होंगे, रेडिकल अराइज होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रोवाइड होगा, और उस तरह से फिर वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक प्लांट से फिर दूसरा प्लांट, इसी तरह एक बेयर कम्युनिटी का तैयार हो जाती है। राइट? तो बिल्कुल ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली इकोलॉजी में, पर छोटा सा टॉपिक आ गया लाइकेन का, तो मैंने सोचा इसी में बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जो एल्गी होती है वो एक एनिमल के साथ भी एसोसिएटेड हो जाती है। अब वो लोग सर कौन सा एनिमल है जिसके बदन में मतलब कि एल्गी आ जाए? ऐसा है ना एनिमल, उसका नाम है स्लॉथ बियर। ये देखो बेचारा दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है, इसके पूरे बॉडी में एल्गी आ जाती है। सोच लो यार कैसा दिक्कत होता होगा बेचारे को, है ना? बिल्कुल। अब एल्गी 3 तरह के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तीनों के फीचर्स के बारे में बताएं तो देखो यार, हम एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटाट की बात करें तो ग्रीन में कुछ होते हैं, ब्राउन का कुछ होगा और रेड का कुछ और होगा। देखो, हैबिटेट का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर। हम जहाँ रहते हैं वो हमारा हैबिटेट हुआ, हैबिटाट हुआ।
हैबिटाट बोलो या हैबिटेट यार, आप पे डिपेंड करता है, सबकी इंग्लिश अलग अलग होती है। मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। ओके, मैं बोलता हूँ हैबिटेट, आपकी मर्जी, आप हैबिटाट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इसका मतलब है घर। तो देखो, हम घर है मतलब कि एल्गी रहता कहाँ पर है। तो एल्गी जो होता है ना, वो 3 तरह के हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है, राइट, और मेराइन वाटर में बहुत कम रहना चाहता है। मॉइस्ट सोइल में भी पाया जाता है, मतलब कि कहीं पर ऐसा हो ना कि सोइल है वहाँ पर थोड़ी नमी आ जाए तो उस जगह पे भी एल्गी लग जाता है। हमारे घर के आसपास भी देखने को मिल जाता है ग्रीन एल्गी। ओके, एक होता है ब्राउन एल्गी। ये जो होता है ये मेराइन वाटर में ज़्यादातर पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में रेयरली ही दिख जाता है। रेड एल्गी की बात करो तो ये सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में पाया जाता है, समुद्र के अंदर दिखेगा और कहीं पर नहीं दिखेगा। अगर हम बात करें पिगमेंट की, तो ये जो पिगमेंट है देखो, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है क्लोरोफिल ए, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए। मतलब कि तीनों में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है सर। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो बनेंगे ही। तो हाँ सर, बनेंगे ना। इसका मतलब आपने मेरा फोटोसिंथेसिस का लेक्चर देखा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो देख लेना, तारीफ तो करनी पड़ेगी ना बीच बीच में, वरना भूल जाओगे यार, इसीलिए करता हूँ। खैर आगे, तो ग्रीन एल्गी की बात करें तो यहाँ एक और पिगमेंट पाया जाता है, वो है क्लोरोफिल बी, और इसमें क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। अब बोलोगे सर ये तो खतरनाक हो गया, इसका ट्रिक बना दो क्या? बिल्कुल बना लो। तीनों में देखना है कि क्लोरोफिल ए तो है ई, फिर बी सी डी कर लो, ग्रीन में डी, ब्राउन में सी और रेड में डी। बहुत बढ़िया, यही तो मैं बताने वाला था। और तो और ब्राउन एल्गी जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्यूकोजैंथिन, और रेड में पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन। अब बोलोगे सर ये तो खतरनाक कर दिया आपने, कितना अच्छा ट्रिक बनाया था, आपने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ भी नहीं डिस्ट्रॉय किया, इसका भी ट्रिक बताता हूँ। देखो यार, फ्यूको और फाइको ये याद कर लो, ठीक है, फ्यूको और फाइको याद कर लिया, ठीक है सर। इरिथ्रिन, इरिथ्रिन का मतलब क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब आरबीसी, आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो रेड में क्या आएगा? इरिथ्रिन आएगा। और बाकी अगर इरिथ्रिन याद है तो जाइंथिन तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा ना। बिल्कुल, ट्रिक ऐसा बनाओ जो काम दे, ओके, और जिससे वो भूले ना, और तो और हमें कुछ कुछ लिंक्ड कर लें, तो वैसा ट्रिक बनाना चाहिए तो मेरे से सीखो कुछ कुछ आप लोग, ओके। ठीक है, अब है सेल वाल। सेल वाल की बात करने वाले हैं तो तीनों से एल्गी के बारे में बात करेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसका जो सेल वाल होता है मेनली फील होता है सेलुलोज के साथ, और पैक्टोज भी प्रेजेंट होता है। अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो वहाँ सेलुलोज भी होगा और एलिजिन पिगमेंट भी होगा। रेड एल्गी की बात करें तो वहाँ पर सेलुलोज भी होगा, पैकेटिन भी होगा और पॉलीसल्फेट ईस्टर भी पाया जाता है। तो बोलोगे सर ये तो खतरनाक हो गया, इसको याद करना पड़ेगा क्या? इसका कोई ट्रिक नहीं है क्या? तो नहीं, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, सेलुलोज सभी में है, आपको उसके अलावा जो भी है वो याद रखना पड़ेगा। सबसे पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता देता हूँ कि जो ब्राउन एल्गी है ना उसको याद रखना कि इसमें एलिजिन पिगमेंट भी होता है। क्या होता है? एलिजिन पिगमेंट भी पाया जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर्ड फूड। ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसमें स्टार्च जो होता है वो फूड के रूप में स्टोर होता है। ब्राउन एल्गी की बात करें तो यहाँ पर मैनाइटल और लेमिनेरियन जो होते हैं वो फूड के रूप में स्टोर होते हैं। रेड एल्गी की बात करो तो इसके अंदर फ्लोरेडियन स्टार्च जो होता है वो फूड के रूप में स्टोर होता है। तो देखो, स्टार्च और फ्लोरेडियन स्टार्च में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, दोनों अलग अलग हैं एक्चुअली, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। फ्लोरेडियन स्टार्च जो होता है ये लाइक एमाइलोपैक्टिन के जैसा होता है और ग्लाइकोजन के जैसा होता है, और नॉर्मल स्टार्च तो हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल, तो वो होता है। क्लियर है? ठीक है। एक है होती है स्ट्रक्चर। ग्रीन की एल्गी की बात करें तो ये होता है यूनिसेलुलर। ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होते हैं फिलामेंटस के रूप में। रेड एल्गी जो होते हैं ये भी फिलामेंटस के रूप में होते हैं। अगर बात करें ग्रीन एल्गी की तो ये कॉलोनिकल भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर 3 चीज़ होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनिकल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकता है। लेकिन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिलामेंटस के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्लियर है? डायग्राम भी मैंने दिखा दिया है, देख लो यार यूनिसेलुलर कैसे होते हैं, ये मोटाइल है कि नहीं है देख सकते हो, कॉलोनिकल कौन होते हैं, और यहाँ तक ट्यूब्यूलर कौन होता है वो भी मैंने दिखा दिया है, फिलामेंटस कौन होते हैं वो भी दिखा दिया। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ब्रो, होगी क्यों यार, इतना इजी से कवर कर रहे हैं, और क्या दिक्कत होगी। तो ये जो हमने पढ़ा ना स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। ओके, देखो
सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनिकल भी हो सकते हैं और तो और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। कहा था ना हमने, तो बिल्कुल कहा था। यूनिसेलुलर अगर है तो उसके अंदर भी 2 कंडीशन आती है। इसके जो गैमेट्स होंगे ये मोटाइल भी हो सकते हैं या फिर नन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होगा तो उसका एग्जाम्पल है कैलेडीमोनास। क्या है? कैलेडीमोनास। और अगर नन मोटाइल है तो उसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। दोनों में सीसी है, लेकिन आपको दोनों के नाम याद रहना चाहिए, कौन मोटाइल होता है और कौन नन मोटाइल होते हैं। यहाँ तक ये भी याद रखना है कि ये दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं, लेकिन कैलेडोमोनास जो होता है ये मोटाइल गैमेट है और क्लोरेला जो होते हैं ये नन मोटाइल गैमेट होता है। चलो ठीक है। अगर हम बात करें कॉलोनिकल की, तो कॉलोनिकल जो होता है इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस की बात करें तो इसके अंदर आता है यूलोथ्रिक्स, एस्पायरोगेरा और कैलेडोफोरा। ये जो इससे क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने लिखा है यार, और बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको याद करना पड़ेगा आपको किसी भी तरह भी। कैलेडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पायरोगेरा और क्लाइडोफोरा, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यार, मैंने तो इस तरह याद रखा था, दोनों को तो सीसी से मैंने कर दिया, क्लाइडोफोरा और क्लोरेला को। जो कॉलोनिकल होता है उसको भी याद रखना, वॉल्वॉक्स को तो बहुत ईजी है, ये याद हो जाएगा। फिलामेंटस को याद रखने का बहुत ईजी ट्रिक है यूएसए, लेकिन यूएसए नहीं कहना है, यूएससी कहना है। यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, एस से हो जाना चाहिए एस्पायरोगेरा, सी से क्लेडोफोरा। ठीक है, आप अपने से अलग अलग तरीके बना सकते हो अगर आप चाहो तो, पर मैंने तो इस तरह बनाया था तो मेरे को ईजी हुआ था, तो आपकी मर्जी, आप जैसा बनाओ। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी कैसा फॉर्म में होता है? फिलामेंटस के फॉर्म में होता है, बिल्कुल हमने देखा था सर। तो ये फिलामेंटस के फॉर्म में होता है ना, तो वो भी 2 ब्रांच बना सकता है, एक सिंपल ब्रांच, एक होता है प्रोफ्यूजली ब्रांच। अगर ब्राउन एल्गी सिंपल ब्रांच बनाएगा, सिंपल ब्रांच बनाता है तो बहुत छोटा ब्रांच होगा, मतलब थोड़ा सा टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसा होता है इक्टोकार्पस में, किसमें होता है? इक्टोकार्पस में होता है। इसका लाइफ साइकिल भी होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, याद रखना है। दूसरी बात करें कि अगर वो फिलामेंटस अगर प्रोफ्यूजली ब्रांच बनाता है तो उस टाइम पे लगभग 100 मीटर तक आपको दिख जाएगा ब्राउन एल्गी का ही ब्रांच। तो सोच लो यार, 100 मीटर तक अगर ब्राउन एल्गी का ब्रांच है तो बहुत ही घना ब्रांचेस होगा ना, राइट, उसी को कहते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें फ्लैजिलिया की, तो देखो फ्लैजिलिया का काम क्या होता है? मूवमेंट प्रोवाइड करना। अब हम सबको पता है मूवमेंट कर रहा था कि नहीं, एल्गी कर रहा था। कौन कौन से एल्गी करते हैं? तो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी करते हैं। रेड एल्गी मूवमेंट नहीं करता है। अब रेड एल्गी अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो वहाँ फ्लैजिलिया एब्सेंट होगा। बिल्कुल सही है सर। देखो ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसमें 2 से 8 फ्लैजिलिया प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होंगे? तो एपिकल रीजन है, मतलब कि ऊपर और नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की तो यहाँ पर सिर्फ 2 फ्लैजिलिया प्रेजेंट होता है, वो भी अनइक्वल कंडीशन पे, और तो और ये लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइड वाइज प्रेजेंट होता है। राइट और लेफ्ट इस तरफ प्रेजेंट होगा, जिसमें कि एक बड़ा फ्लैजिलिया होगा और एक छोटा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो रिप्रोडक्शन भी 3 तरह का होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आएगा? तो फ्रेगमेंटेशन आता है, और तीनों के तीनों जो एल्गी होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस करते ही करते हैं। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखेगा कि जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी होंगे वो दोनों जूओस्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूओस्पोर्स को फॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो रेड एल्गी होता है ये एप्लेनोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रिक लगाता हूँ मैं, है ना। हमने फ्लैजिलिया में देखा कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों के अंदर फ्लैजिलिया प्रेजेंट था, मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों का फीचर सेम था, राइट। रिप्रोडक्शन के केस में भी देख रहे हैं ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी बहुत हद तक सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल। फ्रेगमेंटेशन इसमें भी होता है, फ्रेगमेंटेशन इसमें भी होता है, जूओस्पोर्स इसमें भी है, जूओस्पोर्स इसमें भी है। यहाँ तक कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये दोनों मोटाइल गैमेट को ही प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि दोनों के अंदर फिर से फ्लैजिलिया प्रेजेंट होगा, वो मूवमेंट को अराइज कर सकता है। बिल्कुल सही ना। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों जो एल्गी होंगे, रेड एल्गी, जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी हैं, वो ज़्यादातर सेम फीचर को एप्लीकेबल रखते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, यही मेरे को बतानी थी। अब देखो ट्रिक यहाँ तक याद हो गया ना? बिल्कुल। और देखो जो रेड एल्गी होता है इसके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए तो वो नॉन मोटाइल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि सिंपल सी बात है, उसमें मूवमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लैजिलिया एब्सेंट है। ये भी क्लियर हो गया सर? अब तो हो ही जाना चाहिए था यार।
इतना बार रिपीट किया हूँ, इतना ट्रिक बताया हूँ, तो अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए ब्रो। अब तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। ट्रिक को पकड़ो और हमें जो समझना है वो समझ के भी चलो, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मेरा मेन मोटो यही है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े। ओके चलो ठीक है, गेमिंट की बात कर लेते हैं अब। बिल्कुल कर लेते हैं सर, अच्छी लग रही है लेक्चर तो करते हैं ना बात। बिल्कुल देखो, ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से गैमेट होते हैं। आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है और oogamous भी होता है। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, गैमेट्स का मतलब गैमेट। गैमेट, अब गैमेट तो मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। तो देखो, मेल और फीमेल का जो गैमेट, अगर दोनों का साइज अगर सेम होगा, इक्वल होगा, उसको कहेंगे आइसोगैमस। एनाइसोगैमस कहने का मतलब हो सकता है कि जो मेल का गैमेट है वो बड़ा हो जाए और फीमेल का गैमेट छोटा हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं एनाइसोगैमस। उसी तरह oogamous की बात कर ले तो oogamous कहता है कि जो फीमेल गैमेट का जो साइज होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा और मेल का गैमेट जो होगा वो कम होगा, मतलब थोड़ा छोटा होगा, उस कंडीशन कहते हैं oogamous। क्लियर है? चलो ठीक है। ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसके अंदर भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous मिलेगा। मतलब कि फिर से बोल सकते हैं कि जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी है, दोनों के दोनों सेम हैं। रेड एल्गी फिर से डिफरेंट हो जाएगा, ये बोलेगा सिर्फ इसके अंदर oogamous ही होता है। मतलब कि इसका जो गैमेट होगा मेल का छोटा होगा और फीमेल का बड़ा होगा। क्लियर है? देख लो यार, मज़े मज़े में हमने पूरा ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी को कवर कर लिया है। लेकिन एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है इसी में, वो बच गया है, उसको भी बता देते हैं। तो देखो, ये जो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous है ना, इसके अंदर भी कहानी है। कहानी छोटी सी है कि जो आइसोगैमस होते हैं वो मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ओके, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब देखो कैसे, अगर वो मोटाइल होगा तो इसका एग्जांपल आ जाएगा क्लेडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा जो हमने पहले देखा था। नॉन मोटाइल में आ जाएगा अस्पायरोगेरा। उसी तरह एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसका एग्जांपल है यूडोर्निया, और oogamous की बात करो तो इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। याद करो, हमने ये सब नाम सुना है पहले। जी हाँ, जब हमने कहा था कि फिलामेंटस के फॉर्म में होता है, कॉलोनिकल के फॉर्म में हो सकता है, ये सब कहा था ना, उस टाइम हमने कहा था। बिल्कुल वही सब से मैंने यहाँ पर लिंक्ड कर दिया। अब चाहो तो एक बार फिर से आप रिकैप करके देख सकते हो। और देखो, मैंने जो जो टॉपिक के बारे में बात की है ना, वो ये है, जैसे कि हमने पहले हैबिटेट को देखा, फिर पिगमेंट को देखा, सेल वॉल को देखा, स्टोर्ड फूड को देखा, फिर स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने फ्लैजिलिया को देखा, फिर रिप्रोडक्शन को देखा, और लास्ट में गैमेट को भी देख लिया। राइट, तो ये हमारा सीक्वेंस था। अगर आपको फिर से कहीं डाउट है तो यार एक बार लेक्चर्स को फिर से रिकैप करो और देख लो, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसमें हमें नोट्स भी दिया हुआ है और थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। खैर, जितना हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना वो मैंने सारा अच्छे से बताया है। तो अगर फिर भी वहाँ कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला टॉपिक डालते हैं एल्गी। और हमने एल्गी 3 तरह के पढ़ा है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। एक एक करके बात करते हैं। तो ग्रीन एल्गी ये कहता है कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को फॉर्म करता है, जो कि उसको फूड बनाने का काम करता है। राइट, बिल्कुल सही है सर। तो उसके जो फूड होते हैं उसके अंदर मेनली स्टार्च प्रेजेंट होता है। राइट, और उस स्टार्च के अंदर पायरिनोइड बॉडी जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन को अंदर करने में। मतलब कि उसकी जो स्टार्च, उसके अंदर पहले से जो स्टार्च प्रेजेंट है उसके अंदर भी प्रोटीन को वो इंटर्ड करने का काम करता है पायरिनोइड बॉडी के थ्रू। वही मैंने लिखा है, पायरिनोइड बॉडी प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच स्टोर द फूड इन द प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। ओके, इसका मतलब ये तो पता है कि सर अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसके अंदर, तो बिल्कुल। अगर हम बात करें उसका शेप की तो कैसा होता है, डिस्कोइड शेप होता है, फ्लेट शेप होता है, रेटिकुलेट शेप होता है, कप शेप होता है, स्पायरल होता है, रेबन होता है, एक्सेट्रा। इतना सारा स्ट्रक्चर होता है। तो नीट में आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको सारे शेप जो होते हैं वो याद होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है उसके अंदर आएगा वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पायरोगेरा एंड कैलेडोमोनास। कौन यूनिसेलुलर है, कौन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, हमने पहले जिक्र किया है। तो आप जा करके एक बार देख लेना और याद कर लेना कि कौन कैसा होता है और कौन क्लोनिकल होता है, कौन फिलामेंटस होते हैं, वगैरह वगैरह। वो सब हमने जो पहले बताया है ना, तो आपको लिंक खुद करना है। ओके, ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर नहीं हो पाए तो कमेंट करो, मैं भी कर दूंगा। ओके, चलो ठीक है। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की,
तो इसके अंदर एसेक्सुअल पोर्स एंड गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पीयर शेप के होते हैं, और इससे क्वेश्चन 2017, 2018 और 2020 में आया था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जो प्लांट बॉडी होती है इसकी वो थोड़ी होल्ड फास्ट होती है, स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं और फॉन्ड टाइप की होती है। उसके बाद का पॉइंट लिखा है कि इट इज़ ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। अब देखो यार, हमें पता है एल्गी तो एक्चुअली ग्रीन कलर का हम लोग ज़्यादा देखते हैं, तो ग्रीन से वो ब्राउन होता कैसे है? तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट होता है फ्यूकोजैंथिन। याद करो हमने कहा था फ्यूकोजैंथिन, जी बिल्कुल सर, फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जैंथोफिल पिगमेंट होता है जो कि उसको ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन में कन्वर्ट करने का काम करती है। क्लियर है? बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल हैं सैरागेशियम, फ्यूकस और भी ये बहुत सारे हैं, जैसे एक्टोकार्पस है, लेमिनेरिया है, कैल्प्स है, ये सब। ठीक है, ये सब आपको याद करना होगा। थर्ड है रेड एल्गी। रेड एल्गी की बात करूँ तो कहाँ प्रेजेंट हो रहा था? डीप सी में प्रेजेंट हो रहा था। उसके अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट थे? फाइकोइरिथ्रिन। याद है ना सर? बिल्कुल, इरिथ्रिन, इरिथ्रोसाइट्स, ये सब हमने कहा था, तो हाँ बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रेड एल्गी होता है इसके अंदर कौन से गैमेट होते हैं? तो नॉन मोटाइल गैमेट प्रेजेंट होते हैं और नॉन मोटाइल स्पोर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिलिया एब्सेंट होता है, हमने देखा था। हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करता है, ये बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल है प्रोफाइरा, ग्लेसिलेरिया, ये वगैरह वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है यार, यहाँ तक अगर आपको याद हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छी बात है यार। यहाँ तक अगर आपको याद है तो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे नीट में, मैं गारंटी देता हूँ। 5 क्वेश्चन मतलब कि 20 नंबर, तो सोच लो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से आपको 20 नंबर आ जाएंगे नीट में। ओके, चलो ठीक है। टॉपिक डालते हैं यूजेज ऑफ एल्गी। हम देखो यार, यूज ऑफ एल्गी हम सारे एल्गी की बात करेंगे, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या फिर रेड एल्गी हो। देखिए करके बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखा है हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन। देखो यार, नहीं समझ में आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। देखो इसका ये कहना है कि देखो ये CO2 फिक्सेशन जितना भी होता है ना, जैसे कि प्लांट ने CO2 लेते हैं ना, प्लांट क्यों लेते हैं? क्योंकि उसे फूड बनाना रहता है। हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी देखा है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वो CO2 लेते हैं, वहाँ पर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसका अच्छा काम ये होता है कि वो कार्बोक्सिलेशन करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है और 5 कार्बन से 6 कार्बन का चेन बनाता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एल्गी होते हैं ना वो CO2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ओशन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वाटर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का जो भी फिक्सेशन है वो वाटर के अंदर से होता आता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है द फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल, मतलब कि ये जो ग्रीन एल्गी होता है ना, ये एक्वेटिक एनिमल का फूड के लिए भी काम करते हैं। बहुत जन ऐसे एनिमल है जो इसको खा भी जाते हैं, तो उसके लिए फूड का काम हुआ ना? बिल्कुल। अगर हम बात करें जो प्रोफाइरा होते हैं, लेमिनेरिया होते हैं, सेरेगेशियम होते हैं, ये सारे के सारे जो है ऐसे स्पेसिस है जो मैराइन वाटर में फूड का काम करते हैं। ओके, चलो ठीक है। अगर हम बात करें, एक है हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड का मतलब पता है क्या है? एक एक करके समझते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, कोलॉइड्स का मतलब होल्डिंग सब्सटेंस, मिला तो क्या हो जाएगा? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। जिसमें बात करें तो जो ब्राउन एल्गी है उसमें प्रेजेंट होता है एलिजिन, और रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है कैराजिन। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है गैलिडियम एंड ग्लेसिरेलिया। ये जो होते हैं ये अगर को फॉर्म करते हैं, और ये आइसक्रीम जैसा शेप होता है, जेली जैसा फॉर्म के होते हैं। क्लियर है? पर खा मत जाना, ये खाने का चीज़ नहीं है। दूसरा है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है इसके अंदर रिच इन प्रोटीन होता है, और इसका मेन काम है फूड को सप्लाई करते रहना हर जगह पे। क्लियर है? ठीक है। तो यही थी कुछ एल्गी की कहानी जिसको हमने पूरा डिटेल में देख लिया है, और इस एल्गी से 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि नीट में पूछे ही जाते हैं। बोर्ड्स की रिगार्डिंग बात करो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये कहीं भी कोई डिलीटेड चैप्टर नहीं है, कहीं भी इसमें कोई भी डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। और इस टॉपिक में जो भी था इम्पोर्टेंट मैंने उसको बता भी दिया, आपको याद रखना है। और हाँ, जो आ रहा है ना मैं उतना ही बता रहा हूँ, डिलीटेड चैप्टर में नहीं बता रहा हूँ। आपको क्यों बताना यार, बेकार का टाइम पास नहीं करना है अपने को, हमें समझ के चलना है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स का 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है इट इज़ इम्पोर्टेंट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द
प्लांट सक्सेशन। ये जब प्लांट का सक्सेशन करती है ना, उस टाइम ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब याद करो थोड़ी देर पहले जब मैंने लाइकन की कहानी बताई थी ना, बिल्कुल, जब फंगी और अलगे एसोसिएट होते हैं तो लाइकन बन रहा था, जो फूड जो एक्चुअली रॉक के पास जा रहा था उसको तोड़ रहा था, उससे सोइल बना रहा था, वहाँ पर डोरमेंसी हो रही थी सीड की, वहाँ से फिर प्लांट सक्सेशन हो रहा था। तो वही प्लांट सक्सेशन का मेन रोल जो है ये ब्रायोफाइट्स ही प्रोवाइड करता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इसके अंदर की बात करें तो यहाँ मोसेस प्रेजेंट होता है, एंड मोसेस जो होता है वो अलॉन्ग विद द लाइकन आर द फर्स्ट फॉलोनिकल रो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दी है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ये ब्रायोफाइट्स जो है क्लियर हो गया होगा। इसका मेन काम है प्लांट सक्सेशन में किस तरह से एक कम्युनिटी बनती है, वो आखिर ब्रायोफाइट्स के अंदर ही होता है। और जब अपन इकोलॉजी देखेंगे ना तो उस टाइम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट के अंदर 3 पॉइंट है जो मैंने कहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था वही मैंने लिखा है। और एनसीईआरटी में इतना ही है, बाकी कुछ टॉपिक डिलीटेड है तो उसको पढ़ के क्या ही फ़ायदा है। ओके ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इंक्लूड द हॉर्स टेल एंड द फंस। जो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं इसके अंदर हॉर्स टेल आता है और फंस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और सॉइल के बाइंडर्स में भी यूज़ होते हैं। और आपको याद होगा ये जो टेरिडोफाइट होते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जिसको हमने एम्ब्रियोफाइटा में रखा था। दूसरी बात, हमने कहा था कि इसके अंदर रूट भी होते हैं, स्टीम भी होता है, और तो और लीफ भी प्रेजेंट होता है। कहा था इसके गैमेट कैसे होते हैं सर, मोटाइल होते हैं, ये भी हमने देखा था। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, ये भी हमने देखा है। तो यार अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ तो हम पहले से ही देख लिए हैं। तो और नया पॉइंट क्या ही बताऊँ, अब तुम ही बताओ, मुझे बताओ और क्या बताऊँ मैं, है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑन ऑर्नामेंटल्स, और इसका ऑर्नामेंटल्स में भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैंने लिखा है। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात करो तो इसमें सबसे पहले टॉपिक डाला है मैंने स्टीम। स्टीम जो होते हैं वो ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है यार, जो प्लांट होते हैं उसके जो स्टीम होते हैं वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। आपने पपीता देखा है, पपीता का पेड़, हाँ देखा होगा। तो यार क्या वो ब्रांच होते हैं? नहीं होते यार, सिंगल होता है, मतलब वो अनब्रांच्ड है। दूसरी बात, आपने कभी नीम का पेड़ देखा हो, अमरूद का पेड़ देखा हो, तो वो कैसे होते हैं? ब्रांचेस कहीं से निकले होते हैं तो वो ब्रांच्ड होते हैं, राइट? ठीक है, तो ब्रांच यहाँ पर आपका एग्जांपल लिया गया है। ब्रांच है तो उसका क्या एग्जांपल है, पीनस और कैडरस। ऑन ब्रांच का एग्जांपल है साइकस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरी बात लिखी है मैंने, मेल एंड फीमेल कौन। एक्चुअली ये टॉपिक है, बस आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। समझ गए तो अच्छी बात है, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। देखो, मेल और फीमेल कौन कहता है। मेल का कौन का मतलब होता है ऑन द सेम ट्री, मतलब अगर सेम ट्री की बात करें तो हम कहेंगे उसको मेल कौन। अगर हम डिफरेंट ट्री की बात करें तो हम कहेंगे उसको फीमेल कौन। और दूसरी बात, सेम ट्री है ना तो उसका एग्जांपल है पीनस, और अगर डिफरेंट ट्री है तो हम कहेंगे साइकस। अब बोलोगे सर पीनस जो होता है वो कैसा होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो हाँ, जो मेल कौन होगा वो ब्रांच्ड होगा, और ये जो साइकस है, मतलब कि ये जो फीमेल कौन है वो कैसा हो जाएगा, अनब्रांच्ड हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब बात करते हैं रूट्स की। तो रूट जो होता है इसमें 3 तरह के होते हैं, जैसे क्या क्या देखो, पहला है टैप रूट, दूसरा होता है कॉर्लोइड रूट। कॉर्लोइड रूट किस में होता है, साइकस में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। याद होगा हमने जब लेक्चर कंप्लीट किया था अपना रेस्पिरेशन वाला, उस टाइम हमने एक बैक्टीरिया के बारे में क्या बात की थी, राइजोडियम बैक्टीरिया कहा था। वो एक्चुअली किस में हेल्प कर रहा था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हेल्प कर रहा था। याद है या नहीं है पता नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। एनिमेशन के साथ लेक्चर था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था एक्चुअली, देख ही लेना। ओके ओके, बहुत बढ़िया, देख लेना ब्रो, क्योंकि यहाँ बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट है माइकोराइजा। माइकोराइजा की बात करो तो ये जो है एसोसिएशन रखते हैं फंगी के साथ, और इसका एग्जांपल है पीनस। देखो पीनस साइकस बहुत जगह दिख रहे हैं, तो याद कर लो यार कि पीनस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, और जो साइकस होता है वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है सर, याद रखेंगे तो बहुत बड़े, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो इसके जो लीव्स होते हैं वो सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। या सिंपल लीफ हमने पहले बात किया है, कब किया है, जब हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी थी, बिल्कुल। दूसरी बात, कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर 2 होते हैं, पिन्नेट लीफ और पाल्मेट लीफ। पिन्नेट लीफ किस में होता है, नीम में भी पाया जाता है। पिन्नेट लीफ की बात करें तो वो अल्टरनेट पाया जाता है, मतलब एक राइट तरफ होगा तो दूसरा लेफ्ट तरफ होगा, इस तरह का होता है। हमने कहा है यार,
नहीं देखे हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है यार, मैंने लिखा भी है टारगेट नीट 2024, और वहाँ पर जैसे लिंक को टच करोगे तो मेरा सारा फोल्डर जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हो एक एक करके। देखो व्यूज़ पे मत जाना, व्यूज़ इसलिए नहीं जाता है बहुत में क्योंकि यार हमारा चैनल अभी न्यू है तो इतना जल्दी वायरल नहीं हुआ और मेरे पास उतने इनकम नहीं है जो मैं और किसी को भी प्रमोशन के लिए आगे भेजूँ। तो ओके, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप देख लो, और मेरा मेन मोटो बस यही है यार कि मैं आप लोग को अच्छा से नॉलेज दे सकूँ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ओके, इसलिए मैं आया हूँ, और बाकी रीज़न्स बहुत हैं लेकिन मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पर क्योंकि अभी आप पढ़ाई के लिए आए हो तो पढ़ाई करो, अच्छी बात है। बाद में बताऊँगा रीज़न कभी टाइम मिले तो। ओके, आप देखना ज़रूर, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपको बहुत ही मेहनत करनी है, और हाँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहो, ऐसा भी नहीं कहता, बीच में रिलैक्स करो यार, ऐसा भी कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है। एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम ही रहने दो, इस तरह का दिल मत तोड़ाओ कि मतलब आगे जाके आपको दिक्कत हो जाती है, राइट? तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये हमने कर लिया सर, सिंपल कंपाउंड हो गया। यहाँ पर समझना है आपको, जो साइकस होते हैं उसका पिन्नेट लीव होता है। कैसा होता है? पिन्नेट लीव होता है, ठीक है सर। अगर हम बात करें तो ये जो इसके अलावा भी कोई कोई लीफ होते हैं, जैसे कि कोई कॉनिफर नीडल लाइक लीफ होता है, मतलब कि जिसके जो लीफ होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगे, छुओगे तो कट भी सकती है। आपने कभी शुगर कैन का लीफ अगर छुआ हो तो पता चल जाता है कि नहीं? नुकीली होती है ना, कट सकता है, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद बात करें तो इसके लीफ जो होते हैं उसका ठीक होता है, क्यूटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सक्कन स्टोमाटा भी प्रेजेंट होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो तरह का करता है। दिन के टाइम वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को देता है, CO2 को लेता है, और रात के टाइम क्या करेगा? वो CO2 को रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन को लेता है। सबको पता है, चलो ठीक है। रेस्पिरेशन में देखा है? हाँ सर बिल्कुल, देखा ही होगा यार। हाँ, नेक्स्ट मैंने लिखा है कि है सिकोइया। सिकोइया जो है एक ट्री है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लंबा होता है, मतलब टॉलेस्ट ट्री माना गया है। तो हमने लिखा है इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना, तो अब छोटे छोटे साइकिल्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, भरोसा रखो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और बहुत ही ईजी में हम साइकिल को भी कंप्लीट करने वाले हैं। याद होगा जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था उस टाइम हमने लाइफ साइकिल को देखा था, एलगी का देख लिया था, बाकी का मैंने बस बता दिया था। हैप्लोएंटिक होते हैं, डिप्लोएंटिक होता है, कौन हैप्लो डिप्लोएंटिक होता है, कौन डिप्लोएंटिक होता है। चलो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। एलगी का हम देख चुके हैं, ब्रायोफाइट से स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रायोफाइट का कहानी कुछ इस तरह होता है कि गैमेटोफाइट है, हैप्लोइड होंगे। वो क्या करेगा? गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग होंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट को हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट कहेंगे। क्लियर है? स्पोरोफाइट से फिर क्या किस में टूटेगा? वो SMC में टूटता है, मतलब कि सिंगल मदर सेल में टूटेगा। उसके बाद उसका म्यूसिस होगी तो प्लॉइडी लेवल चेंज होगा, मतलब बन जाएगा स्पोर्स। उस स्पोर्स से फिर क्या बन जाएगा? गैमेट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने गैमेटोफाइट है, मतलब कि कितने हैप्लॉइड का कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखो, एक हो गया गैमेटोफाइट, दूसरा हो गया गैमेट, और तीसरा हो गया स्पोरोफाइट। 3 हो जाएगा हमारा क्या? हैप्लॉइड, और 3 हो जाएंगे डिप्लॉइड। तो हम इसीलिए कहते हैं इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बिल्कुल ट्रिक याद समझ हो गया ना यार? अब तो बिल्कुल सही जा रहे हो। तो इसका लाइफ साइकिल कैसा हो गया? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया। अब देखो ध्यान सुनना मैं जो बोलूँगा। जो स्पोर्स होते हैं ना, वो पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा को फॉर्म करते हैं। अब वो प्राइमरी प्रोटोनेमा जो होते हैं बाद में आगे जाके ब्रांचेस निकालते हैं, ब्रांचेस को फॉर्म करते हैं। ब्रांचेस आ जाने के बाद वो प्राइमरी प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सेकेंडरी प्रोटोनेमा में कन्वर्ट होता है तो उससे फिर बर्ड निकलेगा, बर्ड से फिर लीफी स्टेज आएगी, उससे फिर लीफ अराइज होंगे, पेटिकल से अटैच होता है, पेटियोल से अटैच होता है लीफ। क्यों अटैच होता है? क्योंकि ज़्यादा से अगर हवा चलेगा तो कम से कम टूटे ना। ये हमने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा था उस टाइम देखा था, राइट? ठीक है। तो लीफी स्टेज वन आने के बाद वो जाकर के गैमेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ तो हमने बस डायरेक्टली कह दिया स्पोर से तो गैमेट बन गया, पर ऐसा नहीं होता, इतने सारे स्टेज आते हैं तब जाके वो फिर गैमेट में कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर मोसेस और लेवर बर्ड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। मोसेस मल्टी सेलर होता है, लीवर बर्ड्स यूनिसेलर होता है। इसका ये ट्रिक है, M से M होता है, मतलब कि मोसेस कैसे हैं, इसके आगे M लगा हुआ है तो बाद में ये मल्टी सेलर ही होगा। ट्रिक है ये बस, ठीक है। लीवर बर्ड्स की बात करो तो ये हो जाएगा यूनिसेलर्स। अब देखो, हमने ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया, अब आएंगे टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स की कहानी क्या है वो देखो यहाँ गैमेटोफाइट्स हैं। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? फिर से गैमेट बनाएगा, फिर वहाँ से मैटिंग होगी तो जाइगोट बनेगा, वो हो जाएगा डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट हो जाएगा डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट जो होगा वहाँ पर देखो
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्पोरोफाइट होते हैं वो अस्टोरोबिल को फॉर्म करते हैं, जिसको अपन कॉर्न भी बोलते हैं। फिर ये अस्टोरोबिल जो होगा आगे जाके स्पोरोफिल को फॉर्म करेगा, फिर ये स्पोरोफिल आगे स्पोरोगोनिया को फॉर्म करेगा, उसके बाद उससे एसएमसीम बनेगा, उसके बाद म्यूसिस डिवीजन होगा, तब जाके स्पोर्स में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअली ये तो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन हमने ये भी कहा था वहाँ पर इसका जो लाइफ साइकिल होता है, इसके जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो कौन करवाता है, वो करवाता था स्पोरोफाइट, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर इंडिपेंडेंट होता है, ये हमने कहा था, बिल्कुल ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, पहले की कहानी है, बार बार रिकैप करूँगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो खुद से एक बार कोशिश करो कि लेक्चर्स को दोबारा देखो और धीरे धीरे देखो, एक बार में समझ आ जाना चाहिए। ओके चलो ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है जो अस्टोरोबिल है और कॉर्न्स होते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं सेलेजिनेला और इक्विसेटम। ठीक है बिल्कुल। अगर हम बात करें माइक्रोफिल की तो वो होता है सेलेजेनेलिया में, मैक्रोफिल होता है फर्न में। एक होता है होमोस्पोरस, होमो का मतलब क्या होता है सेम, स्पोर्स का मतलब स्पोर्स, मतलब सेम स्पोर्स की मेजोरिटी ज़्यादा होती है और हेट्रोस्पोरस की थोड़ी माइनॉरिटी होती है, मतलब कम पाए जाते हैं। और हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है सेराजिनेला और सल्वेनिया। तो यार इसी से याद रखना है, सेलाजिनेला क्या होता है तो हेट्रोस्पोरस होते हैं, और सेल्विनिया भी कैसी होती है, ये भी हेट्रोस्पोरस होती है। देखो हेट्रोस्पोरस है तो कहने का मतलब है कि कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, बड़े वाले को कहेंगे मेगा स्पोर्स, छोटे वाले को कहेंगे माइक्रोस्पोर्स में होगा। मेगा स्पोर्स कहने का मतलब है कि जो फीमेल का जो गैमेट होगा, गैमेटोफाइट होगा, वो बड़ा होगा और मेल का जो गैमेटोफाइट होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ से ट्रिक याद रखना है, कहीं भी वर्ड अगर मेगा आता है तो समझ जाना यहाँ पर हम फीमेल की बात करेंगे, कहीं वर्ड अगर माइक्रो आता है तो यहाँ समझ जाना यहाँ पर मेल गैमेट की बात हो रही है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब इसका ट्रिक हम समझेंगे जिम्नोस्पर्म में। और देखो कैसे, इसकी लाइफ स्टाइल की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, तो हमें ये पता है कि जो जिम्नोस्पोर्स होते हैं इसका लाइफ साइकिल कैसा होता था, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल। और जो हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा है ना वही लाइफ साइकिल इसमें भी होता है। बस फ़र्क यहाँ पर यह है, इसको हम डिनोट करते हैं एक बार माइक्रोस्पोरोफाइट से, एक बार मैक्रोस्पोरोफाइट से। तो माइक्रोस्पोरोफाइट हो जाएगा तो कहने का मतलब है ये मेल का गैमेटोफाइट है, मेल का स्पोरोफाइट होगा। और अगर हमने कहा मेगा स्पोरोफाइट तो कहाँ समझ जाना है कि ये फीमेल का स्पोरोफाइट होगा। क्लियर है? तो ये लॉजिक के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट कर सकते हो। और हाँ, लॉजिक को पकड़ के चलो, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, मैं सिलेक्शन का गारंटी देता हूँ। और पूरा का पूरा ये नीट के अकॉर्डिंग लेक्चर था और हमारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी, तो दोनों लेकर देखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दोनों क्वेश्चन मैं आपको भेज दिया करता हूँ। और हमारा जो कम्युनिटी है उसमें मैं डेली एक क्वेश्चन तो अपलोड करता हूँ नीट का। और हाँ, बोर्ड्स के लिए भी मैंने लेक्चर बनाए हैं, क्वेश्चंस भी है मेरे पास, उसको भी मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, और अगर पुराने हो तो इसी तरह वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।